नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है पाठ्यक्रम की परिभाषा को लेकर। पाठ्यक्रम की परिभाषा के अंतर्गत हमारा जो विषय है वो चतुर्थ प्रश्न पत्र है। और चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम जिस इकाई को पढ़ने जा रहे हैं वह इकाई द्वितीय है, भाषा विकास को लेकर। भाषा विकास बालक के सर्वांगीण विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है, क्योंकि बालक के सभी जो बौद्धिक है, शारीरिक हैं, मानसिक हैं, सामाजिक हैं या नैतिक विकास, इन सभी विकासों के साथ साथ बालक का एक जो भाषाई विकास है ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। यदि भाषाई विकास किसी कारण से अधूरा रह जाता है तो बालक का सर्वांगीण विकास पूर्णतया नहीं हो पाता है। तो इस इकाई के माध्यम से हम बालक के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत भाषाई विकास को जानने का प्रयास करेंगे। और आज का जो हमारा प्रकरण है साथियों, वो प्रकरण है उच्चारण अशुद्ध उच्चारण दोष संबंधी। कि उच्चारण किसी भी हमारी जो भाषा है या किसी भी भाषा को लेकर उसमें उच्चारण संबंधी दोष किस प्रकार से आते हैं, उच्चारण संबंधी दोष किन किन कारणों से होते हैं, या उच्चारण संबंधी दोष हम किन्हें कहते हैं, या फिर ऐसे कौन कौन से इससे जो दोष हैं जिनको वर्णों को वो सही ढंग से या उनकी पहचान नहीं कर पाते हैं। तो उनके उच्चारण को लेकर, उनके पहचान को लेकर हमने इसके पूर्व के वीडियो व्याख्यान में भी हमने बात की थी। तो अब साथियों हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं में जो अशुद्ध उच्चारण के जो कारण हैं उनको लेकर चर्चा की थी। तो अब हम शेष रहे 6 कारणों के बारे में हम पढ़ेंगे। साथियों 5 कारण हमने पढ़ चुके थे, जो कि व्यक्ति की क्षेत्रीय भेद्यता के कारण है, या उच्चारण संबंधी जो असावधानी उसके कारण है, वर्ण की पहचान न करना है, या अध्यापक के द्वारा प्रयास न कराना है, या फिर पारिवारिक वातावरण या विद्यालय का वातावरण भी इसमें महत्वपूर्ण कारक है। तो अब हम हमारा जो आज का शिक्षण बिंदु है वह है अशुद्ध उच्चारण के कारण को लेकर। तो इसको लेकर हम पढ़ाई जो प्रयास है वो करने जा रहे हैं। वो प्रयास है हमारा यहाँ पर बिंदु नंबर 6, भौगोलिक परिस्थितियाँ। साथियों इस उच्चारण अशुद्धता के कारण जो भौगोलिक परिस्थितियाँ भी जिम्मेदार हैं। भौगोलिक परिस्थितियाँ इस प्रकार से जिम्मेदार हैं कि व्यक्ति किसी भौगोलिक विशेष में रहता है और उसमें कुछ उच्चारण संबंधी दोष भी आ जाते हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ भी होती हैं। तो उससे उसका जो वाक्य यंत्र है तो वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाता है। तो उन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भी उसमें स्वर तंत्रियों का पूरी तरह से परिपक्व न होने के कारण भी उच्चारण संबंधी दोष आ जाता है। जैसे बिहार या उत्तर प्रदेश का जो व्यक्ति है बिहार का, वो ड को भी र की तरह पढ़ता है और र को ड की तरह पढ़ता है। जैसे हम बोलते हैं पहाड़ तो वो बोलते हैं पहाड़, हम बोलते हैं कचरा तो बोलते हैं कचड़ा। इस तरह से ड और र में उनको उच्चारण संबंधी दिक्कतें आती है। तो ये एक कारण है, ये क्या एक भौगोलिक कारण के रूप में सामने आता है। ठीक उसी प्रकार से अगला जो बिंदु हमारे सामने है वह है शारीरिक अंगों का विकार। साथियों शारीरिक अंगों का विकार भी इसमें एक उच्चारण संबंधी दोष को उत्पन्न करता है। वो इस प्रकार से है कि यदि आपने किसी व्यक्ति को बाल्यावस्था में या फिर जन्म के समय कुछ शरीर में किस प्रकार के विकार आ गए हैं, तो उसमें से उसके बोलने में या फिर तुतलाना या फिर उसको बोलने संबंधी या कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं। हो सकता है वो कुछ वर्णों को लेकर नहीं बोल पाता है, या कुछ वर्णों के उच्चारण में उसमें अशुद्धता आ जाती है। तो ये कारण भी उसमें रहती हैं। जैसे किसी बच्चे का उच्चारण के समय किसी एक विवरणात्मक किसी वर्ण पर अटक जाना, या फिर वो बोल नहीं पाता है या हकला जाता है, तो हकलाने वाली समस्या भी एक
मान सकते हैं कि हम शारीरिक समस्या ही है। उसके बाद जो अगली जो कमी है, आत्मविश्वास की कमी। साथियों, ये कमी भी पाई जाती है शुद्ध उच्चारण में, क्योंकि कई बार उच्चारण करने में मतलब बालक किसी वर्णों का उच्चारण करने में उसमें आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है, उसमें कॉन्फिडेंस जो कहते हैं उसकी कमी भी होती है। तो किसी उच्चारण को हमेशा हिंदी वर्णमाला में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है, और शिक्षक का भी एक नैतिक दायित्व बनता है कि वे अपने बालकों को उच्चारण संबंधी दोषों के बारे में पूर्णतया जानकारी देवे और उनको सही उच्चारण की ओर उन्मुख करे। क्योंकि किस वर्ण उसमें से लघु स्वर कौन कौन से, दीर्घ स्वर कौन कौन से, या जो प्लुत स्वर कौन कौन से, उन सभी स्वरों के बारे में जानकारी देवे। किस स्वर कौन से लघु हैं, या किनकी उच्चारण में कितना मात्राओं का समय लगता है, या कौन से ऐसे जो मतलब वर्ण है या मतलब स्वर हैं जिनके उच्चारण में जो लघु या गुरु से भी दुगुना तिगुना समय लगता है, तो उन्हें हम प्लुत कहेंगे। इस तरह से हमें जानकारी देनी चाहिए, ताकि बालक में जब भी वो शुद्ध उच्चारण करे तो समय समय पर उसे व्यक्ति को उस शिक्षक को उस बच्चे के अशुद्धि संशोधन करना चाहिए। अन्यथा उसमें जो उच्चारण को लेकर दोष हैं वो हमेशा चलते रहेंगे और आगे चलकर भी उन दोषों का निराकरण नहीं हो पाएगा। तो अगला बिंदु साथियों हमारे समक्ष है उच्चारण के साधारण नियमों के ज्ञान की कमी। अब साथियों, उच्चारण के ज्ञान की कमी को लेकर यहाँ दर्शाया गया है कि बहुत से ऐसे अध्यापक हैं जो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि में होते हैं, या फिर पिछड़े जो प्रदेश होते हैं या पिछड़े जो एरिया होते हैं जहाँ पर हिंदी भाषा का उपयोग कम होता है, अपनी स्थानीय भाषा या फिर स्थानीय भाषा से परे कोई भाषा होती है, स्थानीय भाषा से भी कोई मतलब उनकी जो अपनी खुद की बोली या भाषा होती है उसका उपयोग करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो देहात क्षेत्र हैं या फिर जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें उनकी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो उन परिवेश में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं की अपनी हिंदी का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं एक जो उच्चारण संबंधी नियमों की जानकारी उन्हें ना है। जो उच्चारण संबंधी नियमों की जानकारी न होने के कारण बालकों में उच्चारण संबंधी दोष रह जाते हैं, क्योंकि उन अध्यापकों ने भी अपने अध्यापकों के द्वारा उसी प्रकार से वर्णों का उच्चारण किया है, क्योंकि उनको उनके शिक्षकों द्वारा वो उच्चारण को सही नियमों की जानकारी न देने के कारण उन अध्यापकों ने भी उसी रूप में ग्रहण किया और वो आगे चलकर अध्यापक बनते हैं। तो उन्होंने भी अपने विद्यार्थियों को उसी परिपाटी को अपनाया है, क्योंकि जब उस दोष को दूर नहीं किया जाएगा तो वो कमी या अशुद्धता एक मान सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती जाएगी। अब अगली कमी है, अगली जो मतलब चरण संबंधी जो कारण है वह है सुर, बलाघात आदि का अनुचित प्रयोग। साथियों, जब हमें कोई पद्य का उच्चारण करते हैं, कोई छंद का उच्चारण करते हैं, कोई गीत या बालगीत का उच्चारण करते हैं, कोई पद्य नाटिका का उच्चारण करते हैं, पद्य या चंपू काव्य का उच्चारण करते हैं, तो उन उच्चारण के दौरान हमें सुर की जानकारी होनी चाहिए। स्वस्वर वाचन किस प्रकार से करें, या मतलब जो मतलब गति नियमों का ध्यान रखें, और बलाघात कहाँ पर लेना है हमको, तो इन सभी की जानकारी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को देनी चाहिए। नहीं तो बालक इनके प्रयोग से वंचित रह जाएगा, या बहुत से शिक्षकों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है, और उसकी शिक्षकों की जानकारी के अभाव में विद्यार्थी भी इस दोष से मतलब ग्रसित हो जाते हैं। अगला जो अंतिम बिंदु है, ध्वनि का सही ज्ञान न होना। अगला बिंदु साथी है ध्वनि का सही ज्ञान न होना। ये भी एक उच्चारण संबंधी दोष ही है, क्योंकि अध्यापकों को भी ध्वनि के माध्यम से उनका सही ज्ञान नहीं होना, क्योंकि कई ज्ञान जैसे मान लीजिए ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण दोष के बारे में मैंने चर्चा की थी, तो जैसे वहाँ के अध्यापक वो च को भी स पढ़ेंगे और स को भी च पढ़ेंगे। उनके लिए संयम वाला श जो श है, षटकोण वाला श और दंत के श जो सड़क वाला स है स, उन तीनों के उच्चारण को लेकर भी एक हिंदी में हमेशा मतलब एक समस्याएं चलती है। तो उन तीनों की ध्वनियाँ लगभग समान है। जैसे हम सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है रेफ को लेकर, री
और री जो ऋषि वाला री है और रस से जो रस्सी वाला र है, इन एक तो स्वर में गिना जाता है और एक मतलब व्यंजन में गिना जाता है, और इन दोनों का मिला जुला रूप कहीं ना कहीं मतलब वर्णमाला में रेफ के रूप में भी आधे वर्ण के रूप में मतलब उपयोग में हम लेते हैं। तो उसके उच्चारण में भी अमूमन जो अध्यापक हैं वो विद्यार्थियों को सही जानकारी नहीं दे पाते हैं और विद्यार्थी गलती करते हैं। तो सबको ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी च को स पढ़ते हैं, स को च पढ़ते हैं, जबकि दोष बालकों का न होकर उनके अध्यापकों का है, उनके अध्यापकों का दोष है। तो ये दोष कहीं ना कहीं मतलब अध्यापकों की उस कमी के कारण ही होता है। यदि अध्यापक सही समय पर बालकों को सही नियमों की जानकारी एवं उच्चारण संबंधी दोषों को दूर करने का प्रयास करेगा, उनका निराकरण करेगा, तो आगे चलकर बालकों में कभी भी उच्चारण संबंधी समस्याओं को सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा और उनकी भाषा पर अधिकार हमेशा बना रहेगा और आगे से आगे भाषा पर उनका अधिकार चलता रहेगा। तो साथियों, आज की जो वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।